Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, 11 मार्च 2011 को जापान ने अपने इतिहास में सबसे तेज भूकंप का अनुभव किया। भूकंप उत्तरी प्रशांत महासागर के नीचे सेंडाई से 130 किलोमीटर पूर्व में तोहोकू क्षेत्र के सबसे बड़े शहर होंशु द्वीप के उत्तरी भाग में आया था। सुनामी के परिणाम स्वरूप 4.5 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। 19,700 से ज्यादा लोग मारे गए। ग्रेट तोहोकू भूकंप ने 1 लाख से अधिक इमारतों को नष्ट कर दिया और परमाणु आपदा शुरू कर दी। सुनामी ने देश के बुनियादी ढांचे को भी बुरी तरीके से चरमरा दिया। हजारों घरों, व्यवसायों, सड़कों और रेलवे को नष्ट करने के अलावा यही सुनामी फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 3 परमाणु रिएक्टरों को पिघलाने के कारण बनी। फुकुशिमा परमाणु आपदा ने पर्यावरण में जहरीली और रेडियो एक्टिव सामग्री छोड़ी और हजारों लोगों को अपने घरों और व्यवसायों को खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। 2011 का जापान भूकंप और सुनामी, जिसे 2011 के तोहोकू भूकंप और सुनामी या ग्रेट तोहोकू भूकंप के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राकृतिक आपदा थी जिसने 11 मार्च 2011 को पूर्वोत्तर जापान को हिलाकर रख दिया। आपदा तब शुरू हुई जब दोपहर के वक्त 9.1 तीव्रता के भूकंप ने इस क्षेत्र को हिला दिया। तोहोकू भूकंप के कारण एक बहुत बड़ी सुनामी आई। अधिकांश सुनामी पानी के भीतर टेक्टोनिक गतिविधि की वजह से उत्पन्न होती है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होती हैं। तोहोकू सुनामी ने 40 मीटर या 132 फीट ऊंची लहरें पैदा कर दी थी। यह भूकंप जापान के इतिहास में रिकॉर्ड सभी भूकंपों में सबसे बड़ा भूकंप था। इस भूकंप के झटके नॉर्वे के फ्योर्ड से अंटार्कटिका की बर्फ की चादर तक दुनिया भर में महसूस किए गए थे। उत्तर अमेरिकी समुद्र तटों पर वर्षों बाद भी सुनामी का मलबा आना आज भी जारी है। जापान में निवासी आज भी आपदा से उबर रहे हैं। नवंबर 2021 तक अभी भी लगभग 39,000 विस्थापित थे जिन्होंने अपना घर खो दिया था। जापान की पुनर्निर्माण एजेंसी के अनुसार उनमें से 1,000 लोग अभी भी अस्थायी आवास में रह रहे थे। एजेंसी के अनुसार 1 लाख से अधिक इमारतें नष्ट हो गई थी। 2,78,000 से ज्यादा इमारतें आधी नष्ट हो गई थी और 7,26,000 आंशिक रूप से नष्ट हो गई थी। जापानी सरकार के अनुसार आपदा से जो नुकसान हुआ था वह लगभग $200 बिलियन का हुआ था। विश्व बैंक का अनुमान है कि कुल आर्थिक लागत $235 बिलियन तक पहुंच सकती है, जिससे यह विश्व इतिहास की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदा बन जाएगी। यह आपदा ना तो सबसे बड़ी थी और ना ही इस सदी में आए सबसे घातक भूकंप और सुनामी थे। यह रिकॉर्ड 2004 के बांदा आचे भूकंप और सुमात्रा में सुनामी का है, जिसकी तीव्रता 9.1 थी, जिसमें 2,30,000 से अधिक लोग मारे गए थे। लेकिन जापान में भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं है और यह विपदाएं देश के लिए एक विशेष रूप से विनाशकारी साबित होती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तो भविष्यवाणी तक की थी कि देश इतने बड़े भूकंप और सुनामी का अनुभव करेगा। जापान के वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि देश के मुख्य द्वीप होशु के उत्तरी क्षेत्र में एक छोटा सा भूकंप आएगा, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी सुनामी आने की उम्मीद नहीं थी। 2011 के दशक में भूवैज्ञानिकों ने यह पहचानना शुरू कर दिया था कि उत्तरी होशु क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप और सुनामी आ सकती है, लेकिन देश के भूकंप के खतरे का आंकलन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। अब दुनिया भर के सुनामी विशेषज्ञों को जापान में पिछली सुनामी के इतिहास का आंकलन करने के लिए कहा गया है, ताकि देश के भविष्य में भूकंप के जोखिम का बेहतर अनुमान लगाया जा सके। 11 मार्च को आए भूकंप की शुरुआत शुक्रवार दोपहर 2:46 पर हुई। यह सतह के नीचे 24 किलोमीटर की गहराई पर तोहोकू से 72 किलोमीटर पूर्व में समुद्र तल पर केंद्रित था। झटके करीब 6 मिनट तक चले। साइंस जर्नल में 2013 के एक अध्ययन के अनुसार भूकंप के तुरंत बाद वैज्ञानिकों ने सबडक्शन जोन में ड्रिल किया। वहां उन्होंने एक पतली फिसलन वाली मिट्टी की परत की खोज की। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस मिट्टी की परत ने ही 2 प्लेटों को एक अविश्वसनीय दूरी, लगभग 164 फीट की दूरी तय करने में मदद की थी, जिससे भारी भूकंप और सुनामी भी उत्पन्न हुए थे। जापान के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बदौलत टोक्यो के निवासियों को शहर में जोरदार झटकों से 1 मिनट पहले चेतावनी मिली। देश में लगे इन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ने उच्च गति वाली ट्रेनों और फैक्ट्रीज की असेंबली लाइनों को तुरंत रोककर भूकंप से कई और मौतों को होने से रोक दिया था। जापान में लोगों को उनके सेलफोन्स पर
भूकंप और सुनामी की चेतावनी के संदेश भी प्राप्त हुए थे। जापान की रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी के अनुसार दिसंबर 2021 तक इस भूकंप से हुई मौतों की संख्या 19,747 है। 2,500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप के 1 घंटे से भी कम समय के बाद कई सुनामी लहरों में से पहली लहर जापान के समुद्री तट से टकराई। सुनामी लहरें मियाको शहर में 128 फीट तक समुद्र तल से ऊपर पहुंच गई थी और सेंडाई में 10 किलोमीटर अंदर तक घुस गई थी। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार जापान में लगभग 561 वर्ग किलोमीटर के अनुमानित क्षेत्र में सुनामी बाढ़ आ गई थी। लहरों ने कई स्थानों पर सुरक्षात्मक सुनामी समुद्री दीवारों को तोड़ दिया था और नष्ट कर दिया था। भारी उछाल ने 3 मंजिला इमारतों को नष्ट कर दिया जहां लोग सुरक्षा के लिए एकत्र हुए थे। ओराई के पास सुनामी ने एक विशाल भंवर पैदा कर दिया था जिसे लोगों ने वीडियो में भी कैद किया था। सुनामी ने फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से लेवल 7 का न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ था और न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज हो गया था। इलेक्ट्रिक पावर और बैकअप जनरेटर सुनामी से अभिभूत थे और संयंत्र ने अपनी कूलिंग क्षमता खो दी थी। इस न्यूक्लियर प्लांट को भूकंप को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था, लेकिन यह भूकंप और सुनामी इतनी बड़ी थी कि इसने न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा दिया। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलीज हुआ रेडियो एक्टिव मटेरियल नॉर्थ अमेरिका, कैलिफोर्निया और कनाडा तक पहुंच गया था। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पानी के बढ़ने से अनुमानित 50 लाख टन मलबा समुद्र में चला गया था। जापानी डॉक्स और जहाज और अनगिनत घरेलू सामान आने वाले वर्षों में यूएस और कनाडा के तटों पर पहुंचते रहे थे। इस भूकंप से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। भूकंप के 1 साल बाद तक जापान में 5,000 से अधिक झटके आए और इनमें से सबसे बड़ा झटका 7.9 तीव्रता का था। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों के सर्वेक्षण के अनुसार जापान के उत्तरी होशु समुद्री तट के लगभग 400 किलोमीटर हिस्से में 2 फीट की गिरावट आई है। इस झटके ने जापान के मुख्य द्वीप होशु को 2.4 मीटर यानी कि 2.5 मीटर तक अंदर खिसका दिया। पैसिफिक प्लेट अपने एपिसेंटर के पास पश्चिम की ओर 24 मीटर तक खिसक गई थी। अंटार्कटिका में भूकंप से आने वाली भूकंपीय लहरों ने विलन्स आइस स्ट्रीम को लगभग 1.5 फीट तक हिला दिया। सुनामी ने अंटार्कटिका में सुल्सबर्गर शेल्फ के आइसबर्ग्स तक को तोड़ दिया था। जैसे ही सुनामी ने प्रशांत महासागर को पार किया, 5 फुट ऊंची लहरों ने मिडवे एटॉल नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में 1,10,000 से अधिक घोंसलों में रहने वाले समुद्री पक्षियों को मार डाला था। भूकंप ने एक कम आवृत्ति वाली गड़गड़ाहट पैदा की जिसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है, जो अंतरिक्ष तक में चली गई थी और उसे गॉस सैटेलाइट द्वारा पता लगाया गया था। सुनामी से नष्ट हुई इमारतों ने हजारों टन ओजोन को नष्ट करने वाले रसायनों और ग्रीन हाउस गैसों को हवा में छोड़ दिया था। दोस्तों, यह था आज का वीडियो जो कि 11 मार्च 2011 को जापान में आए भूकंप और सुनामी के बारे में था। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सोमवार 14 मार्च को फिर एक नए विषय पर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।